आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के नियम। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के नियम किस तरह कार्य करते हैं। इससे पहले हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इनकी संक्रियाओं के नियमों को जानने का प्रयास करेंगे। संक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्रिया का मतलब होता है कि अगर संख्याओं को हम जोड़ते हैं, कोई भी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, उनको अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो ये जो जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने की जो क्रिया होती है उसे हम संक्रियाएं कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं की योग की संक्रिया हो गई, घटाने की संक्रिया हो गई, गुणा की संक्रिया हो गई, भाग करने की संक्रिया। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? संक्रियाएं बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याओं में योग एक संक्रिया है। पूर्ण संख्याओं में योग के नियम क्या होते हैं, कि पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें कैसे नियम प्राप्त होते हैं, कौन कौन से नियम इसमें लागू हो सकते हैं। तो वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम है इसका कि योग का संबरक नियम। योग का संबरक नियम। योग मतलब क्या हुआ? जोड़ना एक संक्रिया हुई। तो योग का संबरक नियम क्या होगा? ये हम किन संख्याओं में पढ़ रहे हैं? पूर्ण संख्याओं में। मतलब पूर्ण संख्याओं में योग के कौन कौन से नियम होंगे, और उन नियमों के अंतर्गत आएगा सबसे पहले योग का संबरक नियम। योग का संबरक नियम, इस नियम के अंतर्गत क्या आता है कि इस नियम में हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को लेकर उनका योगफल निकालते हैं और देखते हैं कि जो भी योगफल हमें प्राप्त होता है वो भी एक पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो संबरक नियम यही होता है कि अगर हमने पूर्ण संख्याओं में से पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होगा? पूर्ण संख्याएं क्या हुई? 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही डॉट 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 आगे। तो जो पूर्ण संख्या होती हैं तो उनमें से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं। जब हम मान लिया हमने लिया 1 और 2 पूर्ण संख्याओं को लेके हमने उनका योगफल किया, तो दोनों का योगफल आया 3। तो 3 भी एक पूर्ण संख्या होगी। 3 भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 पूर्ण संख्याओं को योगफल करने पर जो तीसरी संख्या आती है, 2 पूर्ण संख्याओं को योगफल करने पर जो तीसरी संख्या आती है वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। संबरक नियम, इसको हम संबरक नियम कहते हैं कि अगर उन संख्याओं में हम दो संख्याओं में वह संक्रिया लगाते हैं, दो संख्याओं के बीच में कौन सी संक्रिया लगाई गई है? जोड़ की संक्रिया, योग की संक्रिया। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सी संक्रिया पढ़ रहे हैं? योग। तो यहाँ पे हमने दो संख्याओं के बीच में योग की संक्रिया लगाई और जो संख्या हमें प्राप्त हुई योगफल करने पर वो भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। तो इसलिए इससे ये साबित होता है कि योग का संबरक नियम है वो पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। पूर्ण संख्याओं पर क्या होता है? लागू होता है। ऐसे ही और भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे 3 और 4 दो पूर्ण संख्या है, नहीं, 3 भी एक पूर्ण संख्या है और 4 भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों पूर्ण संख्याओं का योगफल निकाला, इनका योगफल आएगा 7, और जो 7 आया ये भी एक क्या हुआ? पूर्ण संख्या, क्योंकि ये भी यहीं आगे आएगा, इस पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आएगा, तो ये भी एक पूर्ण संख्या हुई। तो ये भी योग का संबरक नियम का पालन करता है। योग जो है वो संबरक नियम का पालन करता है। योग की संक्रिया संबरक नियम का पालन करती है। अब दूसरा
अब योग का दूसरा नियम आया। पहले नियम में हमने देखा कि दो संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या जो प्राप्त होती है वो भी एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। अब इसका दूसरा नियम दूसरा नियम है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रम विनिमय मतलब क्रम को पलटना है हमें इस नियम के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में से हम दो संख्याएं लेंगे और उनका योग करेंगे। जैसे हमने दो संख्याएं ली 5 और 3 और दोनों का योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 8। ऐसे ही अगर हम इसका क्रम बदल देते हैं, जैसे अभी हमने 5 + 3 किया, अब अगर हम 3 को 5 में जोड़ते हैं, 3 + 5, इसको उल्टा कर देते हैं, 3 + 5 कर देते हैं, तब भी हमें क्या मिलता है 8, है ना। तो इससे हम देखते हैं कि अगर हम संख्याओं को जोड़ते समय उनको अगर पलट कर उनका योग करें तो भी हमें योगफल हमेशा एक जैसा ही मिलता है। जैसे 5 को 3 में जोड़ेंगे तो भी 8 प्राप्त होगा और 3 को 5 में जोड़ेंगे तो भी 8 प्राप्त होगा। ऐसे ही 4 को 6 में जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा और 6 को 4 में जोड़ेंगे तब भी हमें 10 प्राप्त होगा। ऐसे ही 5 + 9 बराबर कितना होगा और 7 + 8 बराबर कितना लिख सकते हैं, ये यहाँ आप लिख कर भी देख सकते हैं। तो इससे हमने देखा कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में योगफल में दो संख्याओं का अगर हम योगफल करते हैं तो उनके क्रम को बदलने से उनके योगफल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको हम योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसके बाद हम योग का तीसरा नियम पढ़ते हैं कि योग का दूसरा नियम योग का क्रम विनिमय नियम इस पर लागू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योग का तत्समक अवयव मतलब योग की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जोड़ने की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कि अगर इसकी एडिटिव आइडेंटिटी योग के जोड़ने में होती है कि अगर 0 में 0 होती है, पूर्ण संख्याओं में योग के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। तो हम क्या करते हैं कि 0 को अगर किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं, 0 को प्लस करके किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 0 में हमने जोड़ा 1 को तो हमें 1 प्राप्त हुआ, 0 में जोड़ा 3 को तो हमें 3 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर 0 को 5 में जोड़ा तो 5 प्राप्त होता है, 0 को 8 में जोड़ा तो 8 प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम 8 को 0 में जोड़ते हैं तब भी हमें 8 प्राप्त होता है, 10 को 0 में जोड़ते हैं तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये योग का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। 0 क्या हुई, योग की एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम चौथा नियम पढ़ेंगे, योग का सहचर्य नियम। तो योग के सहचर्य नियम में क्या होता है, इसमें हम 3 संख्याएं लेते हैं, जैसे 2, 3 और 4, और तीनों संख्याओं का योगफल प्राप्त करते हैं। तो इस नियम के अंतर्गत ये आता है कि अगर 3 संख्याओं का योगफल प्राप्त करना है तो या तो हम पहले 2 संख्याओं का योगफल प्राप्त करने के बाद उसमें तीसरी संख्या का योग करें, या फिर हम पहली संख्या को ऐसे ही छोड़कर लास्ट की 2 संख्याओं का योगफल पहले करके
फिर आए हुए योगफल को पहली संख्या में जोड़ें तो जो संख्या प्राप्त होती है वो दोनों ही बराबर होती हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे बराबर होंगी। 2, 3 और 4 इन तीनों संख्याओं का योगफल हम 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं। यही इसका सहचर्य नियम है। यह सहचर्य नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें योग की संक्रिया सहचर्य नियम का पालन करती है। योग जो है वो सहचर्य नियम का पालन योग जो है वो सहचर्य नियम का पालन करता है। योग की संक्रिया देखते हैं ये कैसे करता है। हमने 3 संख्याएं ले ली। पहले हम इन 2 संख्याओं के बीच में ब्रैकेट लगाएंगे। पहली 2 संख्याओं के बीच में ब्रैकेट लगाया, इसके बाद हम दूसरी बार हम लास्ट की 2 संख्याओं के बीच में ब्रैकेट लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे दोनों का आंसर सेम आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रैकेट वाली जो स्मॉल ब्रैकेट होता है वो संख्याओं का हम ऑपरेशन पहले करते हैं। जैसे 2 + 3 + 4, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली 2 संख्याओं का योग करेंगे। तो पहली 2 संख्याओं का योग आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, फिर इसके बाद प्लस और इसके बाद 4, फिर अब 5 और 4, अब 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ इसको जब हमने पूरा सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 9। ऐसे ही यहाँ इक्वल लगा दिया। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा, इसके बाद प्लस। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 3 + 4, 3 और प्लस 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। अब 2 में 7 को जोड़ेंगे, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बराबर ही संख्या प्राप्त हुई, दोनों का एक योगफल प्राप्त बराबर ही हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 संख्याओं में पहले ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद इक्वल करके उन्हीं तीनों संख्याओं को जोड़ने के लिए बाद की 2 संख्याओं में ब्रैकेट पहले लगा दें तो भी दोनों का आंसर सेम आता है। ये होता है सहचर्य नियम और ये योग की संक्रिया पर लागू होता है। योग की संक्रिया पर सहचर्य नियम लागू होता है। ऐसे ही हम यही सहचर्य नियम को घटाना की संक्रिया पर देखेंगे, गुणा की संक्रिया पे देखेंगे और भाग की संक्रिया पे देखेंगे। तो जब हम घटाने की संक्रिया में देखेंगे तो यहाँ प्लस की जगह हमें घटाना लिखना होगा और गुणा की संक्रिया में देखेंगे तो हमें जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ गुणा लगाना होगा और देखेंगे कि वो वहाँ पर लागू होता है या नहीं होता है। योग की संक्रिया में तो सहचर्य नियम जो है वो लागू होता है। अब ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 3, 2 और 5, इन पर आप करके दिखाओ कि क्या सहचर्य नियम लागू होता है या नहीं होता है। ऐसे ही 1, 2 और 3, ऐसे ही 1, 2 और 3, इस पर भी दिखाओ लगा के ऐसे सॉल्व करके कि क्या इन दोनों सवालों में ये सहचर्य नियम लागू हो रहा है कि नहीं। वो बिल्कुल इस तरह से करना है आपको, इस तरह से ये दोनों सवाल भी आपको करके दिखाने हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने शुरू से क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्याओं में योग के जो नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, योग की संक्रिया कौन कौन से नियमों का पालन करती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि योग का संबरक नियम, योग की संक्रिया पे संबरक नियम लागू होता है या नहीं। संबरक नियम के अंतर्गत क्या होता है कि अगर हम 2 संख्याओं का योगफल करते हैं, क्योंकि हम योग का पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ योगफल करेंगे। अगर हम घटाने का पढ़ते, घटाने का संबरक नियम, तो यहाँ घटाना करते। यहाँ गुणा का संबरक नियम पढ़ते तो यहाँ गुणा करते। यहाँ भाग का करते तो यहाँ भाग करते और देखते कि वो संक्रियाएं करने पर जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है क्या वो भी पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर वो पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाती है
तो उसे हम कहते हैं कि ये संबरक नियम का पालन करता है। और अगर नहीं पूर्ण संख्या प्राप्त होती है यहाँ आंसर में हमें, तो वह संबरक नियम का पालन नहीं करता है। तो योग जो है वो संबरक नियम का पालन करता है। नंबर 1, सबसे पहले हमने सीखा कि योग संबरक नियम का पालन करता है। संबरक नियम में क्या होता है कि दो संख्याओं को जब हम संक्रिया करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो भी यहाँ दिया हुआ है वो करते हैं, तो जो आंसर आता है वो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये होता है संबरक नियम। ऐसे ही योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम होता है कि अगर हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं और फिर उनकी संख्याओं को पलट देते हैं, जैसे यहाँ 5 और 3 थी, अब 3 और 5 कर दिया, तो जो आंसर दोनों का आएगा वो सेम ही होगा। ये देखते हैं कि जो आंसर दोनों का आएगा वो सेम होगा, तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे क्या घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा या नहीं। ये आप देखिएगा कि अगर 3 यहाँ घटाना ले लेते हैं, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करते हैं और यहाँ 3 माइनस 5 करते हैं, तो क्या आंसर सेम आता है? ये आप हमें करके दिखाइएगा। तीसरा नियम आता है योग का तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है कि अगर हम जीरो को किसी संख्या में, जीरो का योग किसी संख्या में कर रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब योग का तत्समक अवयव है वो जीरो है। ऐसे ही अगर हम जीरो में से माइनस करते हैं कुछ भी, तो हमें क्या वह संख्या प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो योग का तत्समक अवयव जो होता है वो जीरो होता है। ऐसे ही सहचर्य नियम ने पढ़ लिया है कि जैसे ही तीन संख्याओं को अगर हम पहले दो संख्याओं का ऑपरेशन कर लेते हैं और उसके बाद तीसरी संख्या का उसमें ऑपरेशन करते हैं, तो जो उनका आंसर आएगा या इस तरह से करने पे जो आंसर आएगा वो दोनों में ही बराबर आएगा। तो यह सहचर्य नियम का पालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब कुछ होमवर्क है आपके लिए जो आप करके देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें आपको यहाँ 2 संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ पे आपको एक संख्या भरनी है और यहाँ ये संख्या दी हुई है। तो इसमें ये कौन सा लॉ यहाँ पे लग रहा है ये आप बताइएगा। यहाँ देखिएगा, इस संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर इन 3 संख्याओं को हम जोड़ते हैं और ऐसे ही यहाँ पर जो हम संख्याएं लिखते हैं, तो आपको बताना है कि इस बॉक्स में हम कौन सी संख्या लिखेंगे, इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे और इस बॉक्स में क्या लिखेंगे। और आप इन तीनों प्रश्नों में कौन कौन से नियम लग रहे हैं ये भी यहाँ समझने की और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा।